एक शांत तालाब जिसमें पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई में उतरती चेतना को भी देखा जा सकता था। लिन धीरे धीरे उसकी चेतना उस शांति में डूबने लगी और तभी उसे एहसास हुआ, डंगन क्लियर हो चुका है। सब कुछ देखा जाए तो अंत अच्छा रहा। मैंने अच्छा काम किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। कैंडेला के अतीत में वास्तव में क्या हुआ था? लेकिन जैसे ही चेतना उस जवाब तक पहुंचना चाहती, पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। अचानक एक चीख सुनाई दी जो किसी राजा से क्षमा मांग रही थी। लीन की आंखें झटके से खुली। उसने पलटकर देखा। लोग कह रहे थे कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और देखा एक पुराना सिंहासन कक्ष जहां कल्पित बौनों का एक समूह खड़ा था। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा नहीं किया तो हम अंधेरे के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। तभी कैंडेला उस भीड़ में कूद पड़ा और गुस्से में अपने ही लोगों को कोसने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भी चुप करा दिया। उसके अधीनस्थों ने टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाए, अगर तुम अल्फुज को बचाना चाहते हो तो अब रुक जाओ। और अगले ही पल सब एक साथ बोले, अंधकार की गहराइयों में स्थित ईश्वर को हराया नहीं जा सकता। और एक सीधा सवाल फेंका गया, क्या तुम भी असफल नहीं हुए थे? माहौल गर्म था। सिंहासन कक्ष में चीख पुकार और सन्नाटा एक साथ मौजूद थे। और कैंडेला खड़ा था, अकेला, लेकिन डरा नहीं। उसने आंखों में आग भरकर कहा, तुम सब बस खड़े होकर बकवास कर सकते हो। हिम्मत है तो उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखो। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर दर्द उससे भी ज्यादा। उसने अपने होंठ काट लिए। खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। तभी अधीनस्थों ने उसे रोका। बोले, राजा, ये तरीका ही आखिरी उपाय है। अगर अल्फुज को बचाना है तो आपको यह स्वीकारना होगा। उसी वक्त कोनों से कुछ दास नजर आने लगे, पिंजरों में बंद, डर से नहीं, एक अजीब सी स्वीकृति के साथ। उनमें से एक एल्फ बोला, राजा, आपको छोड़ना सीखना चाहिए। त्याग के बिना कोई भविष्य नहीं बनता। हम आपकी दयालुता की कद्र करते हैं, लेकिन यह समय है आगे बढ़ने का। उसने हाथ उठाकर पिंजरों की ओर इशारा किया और बोला, देखिए, ये सभी दास अपनी इच्छा से परीक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये राज्य के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तभी एक अजीब सा नजारा सामने आया। एक उत्परिवर्तित मानव का पैर पिंजरे से बाहर आया। उसके टखने में लोहे की जंजीर थी। एक एल्फ ने फिर कहा, आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं, ये क्या चाहते हैं? अचानक एक छोटी लड़की आगे आई। उसने राजा का कपड़ा पकड़कर खींचा, और तभी एक तलवार आई और सीधा उसकी जंजीर पर गिरी। चैन टूट गई। तलवार के हैंडल को पकड़े हुए कैंडेला का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखें नम थीं और दिल में तूफान। उसने धीमी आवाज में कहा, बच्चों को ऐसे प्रयोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और फिर वह पलटा और जाते जाते सबसे कह गया, मैं एक बार फिर अंधकार की गहराई में उतरने जा रहा हूं। इसीलिए ये बकवास यहीं बंद करो। सीन बदलता है और कैमरा झूम करता है उस टूटी हुई गुड़िया पर। वही गुड़िया जो कभी उस मासूम बच्ची के हाथ में थी, अब दो हिस्सों में बंटी। खामोशी की तरह टूटी हुई, उजड़ा हुआ शहर, टूटी हुई इमारतें, और उन्हीं खंडहरों के बीच से गुजरता है कैंडेला। उसके आसपास गिरते दीवारों के साए और अधीनस्थों की गिड़गिड़ाती आवाजें। एक कांपता हुआ एल्फ सामने आता है और धीरे से कहता है, राजा, ये ठीक है। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। आप सचमुच एक अच्छे राजा थे। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा, एल्फ रोते हुए कहता है, लेकिन हम अच्छे नागरिक नहीं थे। मुझे दुख है कि आपने हमें इस हालत में देखा। मैं बस एक आखिरी इच्छा रखना चाहता हूं। वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, कृपया हमें मार दीजिए। कैंडेला की आंखें डगमगाती हैं। वो उन सबको देखता है जिन पर उसने परीक्षण किए थे। अब वे सभी राक्षसों में बदल चुके थे। खून फर्श पर टपक रहा था। हवा में एक भारीपन था। कैंडेला ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर तलवार उठाई, भीखा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन कर्तव्य अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा था, बस उत्तर मांग रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं के साथ खून बहने लगा
और फिर एक ही क्षण में तलवार गिरती है, खून हवा में बिखर जाता है, लाल बूंदें मानो स्याही की तरह आसमान पर फैल रही हों। सीन बदलता है और कैमरा अब एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर पहुंचता है। हवाएं तेज हैं, इतनी तेज कि इंसानी आवाज भी उसमें खो जाए। और उन्हीं हवाओं के बीच एक अकेला शख्स चढ़ रहा है, कैंडेला। उसकी तलवार बर्फ में गड़ी है और वही उसकी एकमात्र सहारा बन चुकी है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, होंठ सूखे हुए, आंखें थकी हुई। अचानक वो घुटनों पर गिर पड़ता है। उसका आर्मर खून से सना हुआ है, लेकिन उसके इरादे अब भी मजबूत है। वो बर्फ पर देखता है और बर्फ पर कहता है, मैं एल्वेन राज्य का अंतिम राजा हूं और अब मैं किसी भी कीमत पर अपने लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं चुड़ैलों से सुरक्षा मांगता हूं। वो ऊपर देखता है, आसमान की ओर, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। कुछ क्षणों के बाद छायाएं प्रकट होती हैं, बर्फ पर धुंध से बनी आकृतियां जो इंसान नहीं, कुछ और थीं। वे एक साथ उत्तर देती हैं, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, कैंडेला धीमे से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, वो त्याग की थी। उसने अपनी तलवार उठाई बस, और उसकी नोक अपनी ओर मोड़ ली। बर्फ के बीच बर्फ से भी ज्यादा ठंडी चुप्पी छा गई। और फिर राजा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और लिन की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ती हैं। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं। चुपचाप आकर सिल्वर उसकी आंखों को ढक लेती है। उसके पैर अब जमीन को छूते हैं। उसकी आवाज कानों के पास एक सरसराती सी फुसफुसाहट, बहुत समय हो गया, मुलाकात नहीं हुई। सिल्वर धीरे से उसके सिर को पीछे झुकाती है और वह अपना सिर उसकी गोद में रख देता है। लिन उसकी गोद में लेटा हुआ है। उसकी आंखों पर अब भी सिल्वर के हाथ हैं। एक शांत मुस्कान लिन के होठों पर आती है और वो कहता है, वाकई हम एक दूसरे से बहुत समय से नहीं मिले। सिल्वर सिल्वर की आंख झपकती है और वो हल्के से मुस्कुराती है। तो तुमने पहचान ही लिया। लिन अब भी उसकी गोद में लेटा है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलती से तुम्हारे सपने में आ गया हूं। क्या तुम रेडनेक हो? हम तो पुराने दोस्त हैं, है ना? सिल्वर मुस्कुराती है और जवाब देती है, तुम मेरे सपने में फंस गए थे। उसके इस जवाब पर लिन की मुस्कान थोड़ी और गहरी होती है। मुझे तो पहले ही शक था, जैसे मैंने ये सब पहले ही सोच रखा हो। सिल्वर अब उसकी ओर झुकती है और कहती है, कौन जानता है, अगर मैं कहूं कि ये सब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है तो? लिन उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक, मुझे तो ऐसे सरप्राइज बहुत पसंद है। सिल्वर अपनी आंखें बंद करती है और फिर धीरे से कहती है, मैं महसूस कर सकती हूं, तुमने यहां आने से पहले स्वप्न की दुनिया में काफी हलचल मचाई है। इस बार तुम पिछली बार से ज्यादा थके हुए लगते हो, लिन। फिर वह अपनी आंखें खोलती है और पूछती है, तो इस बार तुमने क्या देखा? लिन की आंखें अब भी ढकी हुई हैं, लेकिन उसकी आवाज शांत और ठहरी हुई है। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का अतीत देखा जिसने खुद को पापी कहा था और फिर खुद को तलवार से छेद दिया। सिल्वर के होंठ धीरे से खुले, उसकी निगाहें हल्की हिलती हैं और वो पूछती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम इसे सच नहीं मानते? लिन हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बस उसका दृष्टिकोण था। उसने क्या किया मुझे नहीं पता। उसी पल सिल्वर अपना हाथ उसकी आंखों पर से हटाती है और लिन अब उसे सीधे देखता है। मैंने सुना है, क्या तुम पूरी कहानी जानती हो? सिल्वर हल्के से मुस्कुराती है, सिर झुकाती है और कहती है, मैं बस इतना जानती हूं। क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? एक सेकंड के मौन के बाद लिन मन ही मन कुछ सोचता है और मुस्कुराता है। ये तो मेरे अवचेतन का ही कोई खेल है और मैं सच्चाई जानने के अलावा कुछ कर भी क्या सकता हूं? फिर आंखों में चमक लिए वो कहता है, अगर तुम बताओ तो सुनकर मुझे खुशी होगी, सिल्वर। सिल्वर पेड़ पर टेक कर बैठा जाती है। उसकी निगाहें कहीं दूर इतिहास में खोई हुई हैं। वह धीरे से कहती है, यह कहानी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बीच की है। उस समय
कैंडेला और पूरा अल्फोज एक अंधकार से टकरा रहे थे। सिल्वर लिन की ओर देखती है और धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, उस अंधकार से निकला था एक प्राणी जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि जो भी उसकी छाया में आया वो बदल गया। देखना, छूना, बस इतना काफी था। और इंसान अब इंसान नहीं रहता था। लेकिन फिर सिल्वर की आवाज और गंभीर हो जाती है। पर समस्या सिर्फ वही नहीं थी। अल्फोज के पाप उससे भी गहरे थे। लोग कायर और लालची हो चुके थे। उन्होंने उस परिवर्तनशील शक्ति को अपने काबू में लाने की कोशिश की। और यहीं से शुरू हुआ विनाश का असली अध्याय। लिन अब मुस्कुराना बंद कर देता है और गंभीर स्वर में पूछता है, कैसे? किस तरह के प्रयोग? हवा में सिल्वर के बाल लहराते हैं और उसकी आंखों में इतिहास की आंच झलकती है। फिर अब चिरुमसाम कल्पित बोनो ने उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए असंख्य प्रयोग विषयों की जरूरत महसूस की, लेकिन जल्द ही वो लोग खत्म हो गए और फिर बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लिन की उंगलियां अब मिट्टी बन चुकी हैं। उसका दिल सख्त हो रहा है। सिल्वर सिर उठाती है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आखिर में रसातल की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई। अब ये तब में वक्त अधिक और पूरी योगिनी जाति परिवर्तन का शिकार बन गई। एक विराम और फिर उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तभी अंतिम राजा ने खुद भगवान को मारने की कोशिश की। वो लड़ा, खून बहाया, लेकिन जीत नहीं सका और अंत में उसे अपनी तलवार उन्हीं प्रजाजनों पर उठानी पड़ी जिनकी वो कभी रक्षा करता था। लिन अब भी सिल्वर की गोद में लेटा हुआ है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। वह कहता है, ये कैंडेला नहीं था जो पागल हो गया था, बल्कि उसके लोग थे जो अंधे होकर खुद को ही नष्ट कर रहे थे। कैंडेला शांत था और जब उसने अपनी तलवार अपने ही लोगों पर उठाई होगी तो उसने भीतर से खुद को चीर डाला होगा। सिल्वर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, किसी भी हाल में वो एक राजा था जिसने अपने ही लोगों का कत्लेआम किया और उसी के कारण उसका राज्य गिर गया। तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो लिन, वो पागल ही था। लिन अब उसका हाथ थामे हुए जवाब देता है, उसका राज्य और उसके लोग बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि उसकी आत्मा भी अब इस दुनिया में नहीं बची। पर उन पापों का भार आखिरकार राजा को ही उठाना पड़ता है। एक गहरी सांस लेते हुए लिन कहता है, ये वास्तव में दुखद है। वो अब भी सिल्वर का हाथ थामे लेटा है और कहता है, कैंडेला निर्वासित हो गया। पवित्र तलवार के प्रति उसका जुनून कोसपी उसी ने उसे खत्म कर दिया। और जो उसे निर्वासित कर गया वो कोई और नहीं, वो खुद था। एक राजा के रूप में अपने देश और अपने लोगों की रक्षा न कर पाना, यही उसका सबसे बड़ा पाप था। उसने न तो उद्धार मांगा, न ही प्रायश्चित की उम्मीद की, बस स्वेच्छा से अनंत यातना को स्वीकार कर लिया। कुछ क्षण चुप्पी रहती है और फिर सिल्वर आसमान की ओर देखते हुए कहती है, चाहे वो पागल था या नहीं, तोबानेंग कोई भी उसे निर्दोष नहीं कहेगा और इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इतिहास का ये टुकड़ा बहुत पहले ही राख में बदल चुका है। अब इसे दोबारा पाने का कोई रास्ता नहीं बचा। लिन अपनी हथेली उठाता है और हवा में एक हल्का कंपन होता है। कैंडेला की तलवार अचानक चमकते हुए लिन के हाथ में आ जाती है। वह तलवार को देखता है और हल्के स्वर में कहता है, वो एक अच्छा राजा था, कम से कम मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। सिल्वर उसकी ओर देखती है और लिन के हाथ पर बनी चमकती हुई निशानी को देखती है। फिर वो मुस्कुराती है, इसीलिए तो उसने तुम्हें ये निशान दिया है। यह कल्पित बोनो के राजा का प्रतीक है और उसने इसे स्वेच्छा से तुम्हें सौंपा है। यह उत्तराधिकार का चिन्ह है। लिन, अगर तुम कभी अल्फुज के लोगों को खोज सको तो वे तुम्हें अपना राजा मानेंगे। लिन अपनी हथेली को देखते हुए हल्के से सिर हिलाता है और मुस्कुराता, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक औसत सी किताबों की दुकान का मालिक हूं। मैं किताबों की देखभाल कर सकता हूं, लोगों की नहीं। मैं कैंडेला की तरह खत्म नहीं होना चाहता।
सिल्वर आंखें बंद कर लेती है और फिर मजाकिया लहजे में कहती है, तो फिर तुम वाकई बहुत आलसी हो लिन। तभी सिल्वर की आंखों में बिजली सी कौंधती है, जैसे उसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो। वो धीरे से मुस्कुराती है और लिन को बताती है, सपना अब खत्म होने वाला है, हमें आज रात अलविदा कहना होगा। वो धीरे से अपना हाथ लिन के चेहरे से हटा देती है। लिन अब खड़ा हो चुका है और क्षितिज की ओर ध्यान से देख रहा है। सिल्वर अब उसके पास बैठी है और कहती है, आइए हम सब मिलकर इसका गवाह बने। यह है 11वें राजा के समर्पण का परिणाम है। एल्विन राजा का महल सूरज की पहली किरणों में नहाया हुआ है। फूल खिल रहे हैं, पत्तियां झूम रही हैं और मिट्टी जैसे फिर से जिंदा हो उठी हो। वह भूमि जो हजारों वर्षों तक छुपी रही, आज भी उतनी ही जीवंत है। एक शूरवीर का हाथ कांप रहा था। उसके हाथ में फोन था और फोन से आ रही थी कमांडर विंस्टन की आवाज। सभी कार्मिक कृपया ध्यान दें। सभी जवान ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे। कोई हिल नहीं रहा था, सिर्फ एक खामोशी जो डर से भरी थी। विंस्टन रेडियो पर, लेवल 1 युद्ध संरचना बनाए रखें, शांत रहें, घबराएं नहीं। लेकिन शांति कहां थी? एक कार्मिक की आंखों में अजीब सी कोशिकाएं तैरती दिखीं और तभी लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे किसी अदृश्य दबाव ने उन्हें जकड़ लिया हो। एक सैनिक जमीन पर गिरता है, बाकी सभी उसकी ओर दौड़ पड़े और वहीं पड़ा था फोन, जिससे फिर विंस्टन की आवाज आई, सभी अग्रिम पंक्ति के कार्मिक सतर्क रहे। विंस्टन का चेहरा पसीने से भीगा, गंभीर, उसका हाथ अभी भी फोन पकड़े हुए था। आंखों में थकान थी, आवाज में आदेश, लेकिन दिल में चिंता। बस इतना ही, सावधानी से आगे बढ़े और आदेश का पालन करें। पर क्या कोई आदेश इस तूफान में टिक पाएगा? विंस्टन ने आंखें बंद कर ली और मन में कहा, इन हालातों में कोई पूरी तरह से आदेश नहीं मान पाएगा। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनाव में थी, क्योंकि सामने था असली युद्ध का देवता, कैंडेल। कमांडर ने फोन को अपने मुंह के पास लाया और सभी को आदेश दिया, जो अब भी खड़े हो सकते हैं, मेरे साथ चलो, सफाई के लिए। युद्ध के मैदान में एक अजीब सी शांति फैल चुकी थी। आकाश से बादल छंट चुके थे, बारिश थम गई थी। टूटी हुई चट्टानों के बीच खड़ा था विंस्टन। उसने थकी हुई सांस ली, अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और कहा, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए भौहें सिकोड़ता है और कहता है, लेकिन वो किताबों की दुकान वाला, वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। तभी कोई पीछे से कहता है, अगर कोई भयंकर भौंकता हुआ कुत्ता अचानक आपके घर में घुस आए और आपको चैन से ना जीने दे, तो आप क्या करेंगे? विंस्टन चौंक कर पीछे मुड़ता है। वहां खड़ा था जोसेफ। उसके चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान, और वो कहता है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा गुस्सा अभी और बढ़ेगा। विंस्टन की आंखों में चिंगारी चमक उठती है। उसने झुंझलाकर कहा, तो उस अवर्णनीय स्वप्न जानवर को तुम जंगली कुत्ता कह रहे हो और हम उसके घर के मालिक हैं? जोसेफ आगे बढ़ता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, तुम ज्यादा सोचते हो मेरे दोस्त। असल में, मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम तो बस एक पिस्सू हो। विंस्टन मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में गुस्सा उबाल मार रहा है। अगर उसके पास ताकत होती तो शायद वो इस बूढ़े आदमी को यहीं खत्म कर देता। लेकिन वो खुद को रोकता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, किसी भी हाल में हमने ये मामला निपटा दिया है। जोसेफ ने अचानक खुद को पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, संघर्ष और दृढ़ता के साथ। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे कुछ छिपा था, रहस्य, डर और एक ऐसा सच जो शायद सब कुछ बदल सकता है। जोसेफ, धीरे, गहराई से, हमारा खुफिया विभाग इस जादुई दर्पण अंडे के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। और फिर जोसेफ की भौहें सिकोड़ी, उसकी आवाज और गहरी हो गई। जो भी था, वो आदमी या संगठन जिसने न्यूजिन में उस राक्षस को बुलाया। एक चट्टान की छोटी तेज हवाएं चल रही हैं। लाल कोट पहने एक आदमी तलवार थामे बैठा है। उसके हाथ में है एक अजीब चमकता हुआ ताबीज। वो शख्स घुटनों पर झुका बैठा है, चेहरा नीचे, मानो वो किसी भारी बोझ तले दबा हो। लेकिन फिर उसने सिर उठाया
और एक डरावनी पागल सी हंसी हंसने लगा। उधर विंस्टन जोसेफ की तरफ देख रहा था। इतने सालों में उसने जोसेफ को कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था, लेकिन आज कुछ बदला था। पुरानी यादों की परछाइयां लौट आईं। सीन अब फ्लैशबैक में चला जाता है। 10 साल पीछे जगह है गुप्त संस्कारों का टॉवर, एक रहस्यमयी जगह जहां फैसले खून और चालबाजी से लिए जाते हैं। विंस्टन टॉवर की अंधेरी गलियों से गुस्से में गुजरता है। उसकी चाल में आग है, आंखों में तूफान। जोसेफ के पास जाकर उस पर चिल्लाता है, जोसेफ, हवा में हाथ लहराते हुए, हे भगवान, अगर ये मेरा पुराना दोस्त विंस्टन नहीं होता, क्या आप आज मुझसे काम पर मिलने के लिए स्वतंत्र हैं? लेकिन विंस्टन मजाक के मूड में नहीं था। विंस्टन का चेहरा गुस्से से लाल। विंस्टन चिल्लाते हुए, चुप रहो जोसेफ, तुमने फिर से मेरे आदमियों को मेरी अनुमति के बिना मिशन पर भेजा है ना? तुम हमेशा उन्हें मुसीबत में क्यों डालते हो? क्या ये तुम्हारे लिए कोई मजाक है? जोसेफ शांत मुस्कान के साथ, शांत हो जाओ दोस्त, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। विंस्टन ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, विषय मत बदलो जोसेफ, बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है? जोसेफ ने मुस्कुराकर आंख मारते हुए कहा, क्योंकि आपने पूछा है, आपके आदमी मेरे लिए सुविधाजनक हैं। आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करते हैं। मिशन पर साथ जाना उनके लिए एक तरह का व्यायाम है। और विंस्टन, आप नहीं चाहेंगे कि वो अकेले में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, है ना? विंस्टन गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने दस्तावेज मेज पर फेंके और कहा, मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी जोसेफ, बहुत हो गई बातें, अब इस कागजी झंझट से निपटो। जोसेफ ने थोड़ा पीछे हटते हुए शांत आवाज में कहा, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? लेकिन विंस्टन, वो तो आग के गोले जैसा था। मेज पर हाथ टिकाए, आंखों में गुस्सा भरे बोला, ये वो काम है जो तुम्हारे लाए हुए लोगों को करना था। अब चुप रहो और बस काम पूरा करो। वो जोसेफ की ओर तिरछी नजर डालते हुए कुछ और बोल गया, अजीब बात है, डारिया तुम्हारे साथ नहीं है? कुछ हुआ है क्या? जोसेफ ने नजरें चुराई और बिना देखे जवाब दिया, कुछ नहीं। उसे टावर ने एक मिशन पर भेजा था और मुझे उस मिशन पर नहीं बुलाया गया, इसीलिए शायद कुछ खास नहीं था। विंस्टन ने एक हल्की मुस्कान दी, उसके लौटने का वक्त हो गया है। जोसेफ की आंखों में अचानक चमक आ गई। एक पल में वो नर्म पड़ गया, जैसे कोई अपने किसी बेहद प्यारे को याद कर रहा हो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमारी सालगिरह भी पास है। मैं सोच रहा था कुछ दिन की लंबी छुट्टी ले लें, पर जैसे ही जोसेफ ने यह कहा, विंस्टन का चेहरा गुस्से में जल उठा। उसका सर नींबू जैसा हो गया। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। एक कार्मिक पसीने से भीगा हुआ अंदर भागता है, हाथ में एक कागज, आंखों में डर और मुंह से निकलती बस एक चीख, सर! जोसेफ के हाथ से डॉक्यूमेंट गिरते हैं। विंस्टन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और जोसेफ, वो तो जैसे पत्थर बन गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसकी दुनिया ही उलट गई हो। और फिर वो वहां से भागा। नहीं, वो दीवार तोड़कर निकला। दीवार टूटी, विंस्टन को भी चोट लगी और वो बस देखता रह गया। जोसेफ की वो भयानक टूटी हुई रफ्तार। विंस्टन ने सबको उसके पीछे जाने का इशारा किया। एक बर्फीली सफेद चादर पर कुछ लोग दौड़ रहे थे, लेकिन विंस्टन भागा तो बहुत देर हो चुकी थी। विंस्टन का चेहरा उलझन और डर से भरा। उसने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जैसे मटर के दाने। उसके सामने था जोसेफ, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह छाया में डूबा हुआ। उसकी बाहों में थी उसकी पत्नी डोरिस, जिसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और गर्दन लटक रही थी जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना। वो बस खड़ा रहा, चुपचाप। उसकी आंखें नीची हो गईं। वो कुछ कह नहीं पाया। जोसेफ विंस्टन के पास से गुजरा और बस इतना कहा, मेरे लिए छुट्टी का आवेदन तैयार करवा देना। विंस्टन के चेहरे पर धूप छाया हुआ था। उसने मुड़कर जोसेफ को देखा, जो अपनी पत्नी का शव को गोद में लिए जा रहा है। 1 महीने बाद टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स के दरवाजे पर अब एक नया नाम चमक रहा था, युद्ध प्रशिक्षण विभाग। और अंदर एक मिशन की रिपोर्ट पर बहस छिड़ी थी। विंस्टन ने रिपोर्ट पढ़ी, भौहें सिकोड़ी और गहरी आवाज में बोला, ठीक है, समझ गया। जोसेफ पर नजर रखो, अगर जरूरत पड़े तो उसके साथ काम करने के लिए और लोगों को भेजो। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था, डारिया की मौत ने जोसेफ को तोड़ दिया था।
एक हल्की रोशनी वाले कमरा में जोसेफ बिस्तर पर चुप बैठा है। पूरी छुट्टियों में जोसेफ एक कैदी की तरह अपने कमरे में बंद रहा, ना बाहर निकला ना किसी से बात की। लेकिन जब वापस लौटा, वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसने बिना रुके ट्रेनिंग शुरू की, मिशन दर मिशन, बिना थके, बिना रुके, मानो कोई मशीन हो। जोसेफ गुस्से में, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जोसेफ दीवार पर घूंसा मार रहा है, जमीन पर जोर से ठोकर मारी। बाकी सबके लिए वो आज भी वही है, अपराजित सूर्य जो मौत से नहीं डरता। लेकिन विंस्टन जानता था वो असल में मौत से खेल रहा है, क्योंकि उस दिन से समय जोसेफ के लिए रुक गया था। विंस्टन रिपोर्ट पकड़े परेशान दिखता है। विंस्टन के मन में हलचल थी। उसने खुद से कहा, ये ऐसे नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना होगा। गेट खुलता है। एक कर्मचारी हांफता हुआ अंदर आता है और चिल्लाकर कहा, सर, ये रिपोर्ट अभी आई है। विंस्टन दांत पीसते हुए जल्दबाजी में भागते हुए सोचता है, क्या ये कोई मजाक है? जोसेफ अकेला कैसे जा सकता है, वो भी वाइल्ड से लड़ने? वाइल्ड, एक ब्लैक मैजिशियन, वो शख्स जिसे हराना मौत को दावत देना है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, विंस्टन की आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। उसके सामने खड़ा है जोसेफ, कैंडेला की तलवार लिए हुए, और तलवार की धार से उसका हाथ लहूलुहान। विंस्टन चीख उठता है, ये क्या बकवास है? लेकिन जोसेफ बस खिड़की की ओर देखता है। उसकी आंखों में खालीपन है और आवाज बर्फ जैसी ठंडी। तुम यहां क्यों आए हो? जोसेफ का हाथ खून से लथपथ है, लेकिन उसका चेहरा बिना किसी दर्द के। वो कहता है, मैं एक मिशन पर जाने वाला था। विंस्टन गुस्से से कांपता है, पर वो उसे सिर्फ डांटता नहीं, समझाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम खुद को देखो जोसेफ, तुम जिंदा बचे हो, वो भी उस नरक से, और डारिया को गए अभी कुछ ही वक्त हुआ है। क्या तुम सोचते हो कि उसकी आत्मा ये देखकर खुश होगी? जोसेफ कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे घूरता है और एक बर्फीली शांति से कहता है, बिना इमोशन के, मैं भी उसके पास जाऊंगा। ये सुनकर विंस्टन का धैर्य टूट जाता है। वो जोसेफ को घूंसा मारता है और उसे झंझोड़ते हुए चिल्लाता है, डारिया की मौत एक दुर्घटना थी, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी मिशन पर जाकर मरने की जरूरत है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन दृढ़ है। वो अपने टूटे हुए दोस्त को एक उम्मीद देने की कोशिश करता है। कहता है, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो जिंदा रहो। उन लोगों की हिफाजत करो जो आज भी तुम्हारे पास हैं। अपने अतीत में मत खो जाओ। वो जो खो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हारे पास बचा है उसे तो बचा सकते हो। जोसेफ बस चुपचाप सुनता है। उसकी आंखें विंस्टन की ओर उठती हैं, शायद पहली बार थोड़ी सी उम्मीद लिए। मिनट की सुई 11 और 12 के बीच में थी। जोसेफ की आंखें पल भर के लिए ठहर जाती हैं। सामने खड़ी लड़की के बाल हवा में वैसे ही लहरा रहे हैं जैसे डारिया के, और अचानक वो वापस उसी पल में लौट जाता है जहां बर्फीली जमीन पर खून बह रहा था और डारिया उसकी बाहों में थी। डारिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए जोसेफ के गाल पर हाथ रख और कहा, मेरी मौत पर खुद को मत कोसना। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। वो बमुश्किल बोल पा रही थी, हमारे बच्चे की देखभाल के लिए, आपको अकेला छोड़ने के लिए माफ करना। जोसेफ उसके घावों से बहता खून रोकने की कोशिश कर रहा था। आंखों से बहते आंसुओं के बीच वो फूट फूट कर कह रहा था, नहीं, मत जाओ डारिया, मैं तुम्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। लेकिन डारिया जानती थी अब बहुत देर हो चुकी है। डारिया की धीमी आवाज उसके कानों में जाती है, व्यर्थ का प्रयास मत करो, मुझे खेद है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। डारिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। पलकों पर बोझ था, मगर दिल में उम्मीद बाकी थी। डारिया की आखिरी मुस्कान के साथ शब्द, मैं चाहती थी हम साथ देख सके अपने बच्चे को एक सच्चे योद्धा की तरह। और फिर डारिया का हाथ जमीन पर गिर गया। जोसेफ की चीख हवा में गूंज उठी, नहीं डारिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वक्त जैसे थम गया था। उसके दिल में जो प्यार उसने कभी जुबान पर नहीं लाया था, वो अब उसकी आंखों से बह रहा था। उसने कांपते हाथों से उसके शरीर को अपने पास रखा। जोसेफ ने अपना सिर उठाया और दुख में रोया। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। डारिया की छवि अब बस बिखरे हुए टुकड़ों में रह गई थी।
और उन्हीं टुकड़ों के पीछे खड़ी थी मेलिसा खारी, उनकी बेटी, आंखों में आंसू ली। घड़ी की सुई ठीक 12 पर पहुंच चुकी थी और एक कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। विंस्टन का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से पीछे खींच लिया। जोसेफ ने सिर झुकाए और बुझे हुए स्वर में कहा, मेरी याद में अभी भी एक बेटी जिंदा है, एक छोटी लड़की। मेलिसा अपने पिता का हाथ थामे हुए एक तलवार हवा में लहरा रही है। मगर विंस्टन जानता था, यह युद्ध सिर्फ शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर भी जख्म छोड़ता है। उसने सख्ती और ममता साथ साथ कहा, पहले अपने घावों को भर जोसेफ, अभी कोई नया मिशन मत लेना। मेज पर रखे कुछ फल रहे हैं। विंस्टन ने एक टोकरी की ओर इशारा किया। मैं तेरे लिए ये फल लाया हूं, ठीक होने के लिए समय ले। जोसेफ के गालों पर एक लाल आंसू धीरे से बहता है। उसने भर्राई आवाज में कहा, वहां कोई है जो आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। विंस्टन दरवाजा खोलते हुए बाहर जाता है। विंस्टन बिना पीछे देखे निकल गया, बस उम्मीद छोड़ गया कि उसका साथी एक दिन लौटेगा। विंस्टन ने दूसरी तरफ देखा और तब से 10 साल बीत चुके हैं। जोसेफ मुस्कुराया। विंस्टन ने सोचा, इतने लंबे समय के बाद और अब मैं एक बार फिर उस अपराजिता सूर्य को देख रहा हूं। बिल्कुल पहले की तरह। एक झूमर छत से लटका हुआ था। किसी ने मेज से एक किताब और एक कप के साथ एक तश्तरी को हटा दिया। एंड्रयू मेज पर मुट्ठी मारता है। मैं उस आदमी से नफरत करता हूं। वह गरज उठा। उसका खून खौल उठा। उसने दांत भींचे और फुसफुसाया, वो शापित स्वप्न जानवर, उसने हमारे सत्य को रौंदा है। वो सत्य की व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। एंड्रयू के दिमाग में गूंज रही थी उसकी बात। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस वही कर रहा था जो मुझसे अपेक्षित था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर एक तस्वीर बनाई, कैंडेला की तस्वीर। वही कैंडेला, महान राजा। लेकिन इस बार वो उसके ख्यालों में मजाक उड़ा रहा था। ऊजू फापड़ तुरंत ही उसके मन में ख्याल गूंजने लगा। अभिलेखों में तो लिखा है कैंडेला कभी इतना तुच्छ नहीं था। फिर जिसने उसे बुलाया, उसकी मंशा क्या थी? वो वीर आत्मा जो एक बार फिर जिंदा की गई और अकेले ही तबाही बन गई। उसे बुलाने वाला कोई साधारण नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और महसूस किया, जिसने ये सब किया उसके लिए हम सब बस कीड़े हैं। और अब मैंने एक ऐसे प्राणी का गुस्सा बुला लिया है जिससे शायद मैं जिंदा ना बचूं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। आवाज गूंजती है, एंड्रू घूमते हुए। वहां कौन है? ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का एक और उपाध्यक्ष, डेमन डाइंसबर्न, अंदर घुसा, आंखों पर चश्मा, चाल में गुरूर। उसके पीछे सेना की एक टुकड़ी। डेमोंड धीमी लेकिन तीखी आवाज में, मुझे लगता है एंड्रयू, तुम्हें अंदाजा है कि इस बार तुमने कितनी बड़ी भूल की है और इससे सत्य की व्यवस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। एंड्रयू की भौहें तनती हैं, जबड़े भींच जाते हैं। एंड्रयू सोचता है, ओह, तो अब ये मौका ले रहा है मुझे नीचे गिराने का। ये बस एक बच्चा है जिसे पदोन्नति मिली और अब मुझे सजा देना चाहता है। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर धीमे लेकिन ठोस शब्दों में बोला, मैंने गलत निर्णय लिया था, लेकिन मेरी नीयत, मेरी प्रक्रिया, वो पूरी तरह सही थी। मेरी एक ही भूल थी, दुश्मन की ताकत को कम आंकना, और इसके लिए दोषी मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कि वह अपना तर्क पूरा कर पाता, डेमंड ने अपने होठों पर एक कटाक्षपूर्ण मुस्कान फैलाई। उसके दांत चमक रहे थे। डेमंड शांत लेकिन तीखे अंदाज में, मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है, पीछे हाथ बांधते हुए, जहां तक मैं समझता हूं आप उसी रास्ते पर हैं जिस पर पहले वो चले थे और आपके भीतर उनके लिए नफरत की कोई कमी नहीं। एंड्रयू के चेहरे पर एक हल्की सी चीख छुपी थी। उसकी आंखों में आक्रोश था। एंड्रयू तेज स्वर में, और ये क्या है? इस बार उस सपनों के राक्षस को बुलाने वाला एक सफेद भेड़िए का अवशेष था, है ना? किताबों की दुकान का इससे क्या लेना देना? उनकी आंखें अब एक दूसरे में टकरा रही थीं। एंड्रयू के भीतर आग थी और डेमंड उस आग को मजे से देख रहा था। फिर डेमंड ने धीमे से मुस्कुराते हुए एक राज खोला। डेमंड गंभीर और ठंडे स्वर में, शायद आपको अब तक पता नहीं चला, टावर ने हमसे संपर्क किया है और पुष्टि हो चुकी है। कैंडेला को जिसने बुलाया था वह और कोई नहीं, किताबों की दुकान का मालिक था। कमरे में तनाव गाढ़ा हो चुका था और फिर डेमंड ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी ऐनक ठीक की
और एक तंज कसा। इसलिए हमें पूरा संदेह है कि तुमने ये सब अपने फायदे के लिए किया, और तुम्हारी वजह से उस किताब की दुकान का मालिक, जिसे सब दोस्त मानते थे, वो हमला करने चला गया। इससे हमारे ऑर्डर ऑफ ट्रुथ को भारी नुकसान हुआ है। ये सीधा इल्जाम था। एंड्रयू के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। गुस्से में उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। ये बकवास है, लेकिन डेमंड अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे शतरंज का खिलाड़ी जो जानता है अगली चाल क्या होगी। जैसा कि मैंने कहा, अब कुछ भी कहना बेकार है। अब तो बस यही सोचना चाहिए कि आने वाली मुसीबतों से कैसे निपटना है। डेमंड की परछाई एंड्रयू की परछाई पर हावी हो गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे एंड्रयू कोई छोटा और कमजोर बच्चा हो। उसने आंखें बंद की और सोचा, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तभी अनाउंसमेंट हुई, सभी स्कॉलर्स कृपया ध्यान दें, फैक्ट्री पर हमला हो रहा है। गेस करो और कमेंट में बताओ, ये अटैक कौन कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चौंक कर। अब हालात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं थे, जंग दरवाजे पर थी। एंड्रयू ने चलना शुरू किया, फिर पलटा और डेमंड की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, एंड्रयू, मुझे याद है जब लेवल 1 अलर्ट जारी होता है तो जांच के अधीन हर व्यक्ति को अपनी जगह पर रहना चाहिए और सब कुछ सुचारू रूप से चले, इसकी निगरानी करनी चाहिए। अब डेमंड के चेहरे से मुस्कान उड़ चुकी थी। वो चुप खड़ा था और एंड्रयू ने एक आखिरी वार किया, राइट वाइस प्रेसिडेंट डेमंड। पानी की बूंदें पत्थरों पर टपक रही हैं। दीवारों की दरारों से प्रकाश की एक पतली किरण बाहर आती है और सामने खड़े मकड़ी समूह के सदस्यों पर पड़ती है। फिर अंधेरे से कोई बाहर निकलता है और सामने आती है जिक्सू। उसके होंठ सख्त हैं, आंखों में वो चमक जो केवल बदला पूरा करने के बाद आती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया। सफेद भेड़िया मर चुका है। अब सबसे जरूरी बात यह है, जो कुछ भी दुश्मन पीछे छोड़ गया है वो हमारा होना चाहिए। जिक्सू आगे बढ़ती है, धीमे ठंडे कदमों से। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ती है और अचानक रुक जाती है। नीचे हर जगह खून है। वो जमीन की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह यहीं था। खून अब भी टपक रहा है और उसमें एक बूट आधा फंसा हुआ है। मकड़ी समूह के लोग अंदर प्रवेश करते हैं, चारों ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी एक तीखी दुर्गंध हवा में फैल जाती है। चेहरे पर शिकन पड़ जाती है, उसकी नाक में जलन होती है और वह जोर से छींक मारती है। अपनी नाक पर रूमाल रखते हुए वो कहती है, कोई इतने लंबे समय तक यहां कैसे रह सकता है। ये व्हाइट वुल्फ के लोग सच में पागल थे। जिक्सू धीमे कदमों से अंदर दाखिल होती है। चारों तरफ टूटे हुए कैप्सूल, बिखरे हुए तार और एक अजीब सन्नाटा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ऊपर देखती है। उसके सामने एक खून से लथपथ कैप्सूल है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह बुदबुदाती है, यह अंडे के ऊष्मायन का स्थान था। जादुई दर्पण अंडा। कैप्सूल के भीतर एक गहरा काला तरल अब भी हिल रहा है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिक्सू पलटती है और सामने खड़ा है मैक्स। उसका एक हाथ पूरी तरह गायब है। जिक्सू का चेहरा बदल जाता है और वह डर के साथ पूछती है, तब तुम्हारा हाथ क्या हुआ। लेकिन मैक्स मुस्कुराता है, एक ठंडी समर्पण भरी मुस्कान। कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक ने जो कहा मैंने कर दिखाया। मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने उसे पूरा किया। फिर वह आगे आता है और जिक्सू की ओर एक डिब्बा बढ़ाता है। ये रहा कोंगटिंग भेड़ियों के खराब खून का पूरा फॉर्मूला। जिक्सू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कुछ क्षणों तक वह उसे देखती रहती है, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, तुमने बेहतरीन काम किया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिक्सू अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता। वह कहती है, बाकी काम अब मैं खुद संभाल लूंगी। उसकी उंगलियां उस रहस्यमयी बॉक्स के बेहद करीब पहुंचती हैं और फिर चिंगारी। उंगलियों और बॉक्स के बीच एक जादुई बिजली सी चमक उठती है। जिक्सू का हाथ पीछे हटता है, उसकी भौहें सिकुड़ती हैं। ये कोई साधारण बॉक्स नहीं था। इसमें छिपा है एक गुप्त जादू और तकनीक का मेल। तभी मैक्स आगे आता है और सुझाव देता है, हमें इसे हेवुड के पास ले जाना चाहिए। शायद वो इसमें हमारी मदद कर सके। लेकिन तभी पास खड़ी महिला का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वह कुछ याद करती है, ये वही आदमी है जिसने मेरे पिता की सेवा की थी। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। और दूसरी ओर रेयान की आंखों में अचानक चमक आ जाती है।
वह एक नज़र में साफ कर देता है, वफादारी अब कोई मायने नहीं रखती। यह सब सुरक्षित नहीं है। अगर हम गलती से इस बॉक्स से रक्त सूत्र खोल दें तो इसके अंजाम भयानक हो सकते हैं। मैक्स कुछ सोचता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। तभी जिक्सू की आवाज गूंजती है, हमें वापस जाना चाहिए और इस सब पर फिर से सोचना होगा। यह जगह अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन तभी जिक्सू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कुछ महसूस करती है, एक भयानक विनाशकारी स्तर की आभा। सिर्फ उपस्थिति से ही हवा भारी हो जाती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा बस आने ही वाला है। एक सुनसान टूटी हुई छत पर, और वहीं खड़ी है जिक्सू। उसकी निगाहें ठंडी हैं लेकिन एकदम केंद्रित। वो ऊपर देखती है, काले कीचड़ जैसे अंधेरे की ओर, और पूछती है, यहां कौन है? तभी अंधेरे में एक हल्की सी मुस्कान उभरती है और एक आवाज ठंडी और आत्मविश्वास से भरी गूंजती है, तुम प्रभावशाली हो कि मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाई, जबकि मैंने अपनी हत्या की मंशा पूरी तरह से छुपा रखी थी। इसी बीच सीन की दूसरी ओर एक आदमी चट्टानों पर बैठा हुआ है। उसका नाम है एकरमैन। वो मुस्कुराता है जैसे कोई पुराना दुश्मन अब दोस्त बनना चाहता हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। डरो मत, मैं लड़ने नहीं आया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं और फिर वो कहता है, मैं बस उस इंसान को देखना चाहता हूं जिसने पृथ्वी से सफेद भेड़िए का नाम मिटा दिया। जानना चाहता हूं वो कैसा है। जिक्सू की आंखें सख्त हो जाती हैं और उसके चेहरे पर नाराजगी तैर जाती है, और तभी उनकी परछाइयां राक्षसों में बदल जाती है। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमकने लगती हैं। अंधेरे में खड़ा रात का पहरेदार जिक्सू की आंखों में आग दिखता है। उसकी सांसें शांत हैं, लेकिन पीछे से वुल्फ की लाल आंखें अंधेरे में चमक उठती हैं। एकरमैन, वो अब सब कुछ समझ चुका है। ये लड़की वह लड़ चुकी है, बहुत लड़ाइयां, और अब वो एक डिस्ट्रक्टिव स्तर के कगार पर है। वो जमीन पर कूदता है और जिक्सू की तरफ देखकर मुस्कुराता है, तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई पाई है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अनलेस हैरिस से तो जो दूसरों को धोखा देना ही जानता था। एग्रीमैन मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में एक गहराई है, जैसे वो कोई पुराना रहस्य जानता हो। वह कहता है, तो ये हैरानी की बात नहीं कि किताबों की दुकान के मालिक ने तुम्हारी इतनी मदद की। जिक्सू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो चौंक कर पूछती है, क्या क्या आप भी उस बुक स्टोर वाले को जानते हैं? लेकिन तभी अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। वो चारों ओर देखने लगती है। भीड़ में हलचल होती है और तभी आवाज आती है, हम मकड़ी समूह के सभी बचे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। पावा ये घोषणा करता है। उसकी आवाज में उत्साह है, और एक व्यक्ति की मदद से हमने अधिकांश पीड़ितों को बचा लिया है। कैमरा झूम करता है। एक्रेमैन अपना हाथ उठाता है और धीमे से मुस्कुराता है। सुपर, लगता है तुम सब अब भी जिंदा हो, मेरी छोटी मकड़ियां। पावा की आंखें फिर खुल जाती हैं। उसके होंठ आधे खुले रह जाते हैं और वो चौंकते हुए उंगली से उसकी ओर इशारा करती है। वो, यही है, इसी ने हमें सफेद भेड़िए से बचाया था। सबकी निगाहें अब उस पर टिकी हैं। जिक्सू फिर कहती है, क्या ये सच है? आपने ही हमारे लोगों को बचाया? पीछे से कैप्टन आ रहा है और लाड़ में पावा के सिर पर हल्की सी थप्प सी लगाता है। सबके चेहरे पर हल्की हंसी, और फिर रात के चौकीदार की शांत आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। एकरमैन मुस्कुराते हुए पूछता है, तो मिस्टर लिन ने तुम्हें आखिर दी क्या शक्ति? जिक्सू फर्श की ओर देखती है, जहां उसका प्रतिबिंब धुंधले पानी में झिलमिलाता है। वह धीरे से कहती है, लिन ने मेरे साथ दूषित रक्त को नियंत्रित करने की शक्ति साझा की है। फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास उभरता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और घोषणा करती है, अब पूरे मकड़ी का भाग्य मेरे हाथों में है। एकरमैन चुप हो जाता है, नीचे देखता है, और तब उसे याद आता है, दुकान के मालिक ने जो नए रास्ते की बात की थी, अब उसका मतलब समझ में आता है। वो सोचता है, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये हम सब के बारे में है। सभी शिकारी जो खून के पागलपन में खो गए थे।
उसकी आंखें भर जाती हैं और कांपती आवाज में कहता है, अगर ये रास्ता आगे बढ़ा तो हम सब बच सकते हैं। वह अपनी बाहें फैलाता है और भावुक होकर कहता है, मेरे सारे साथी जो खून के जहर से मारे गए, अब वो कभी ये दर्द नहीं झेलेंगे। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। और वहीं उसे एक एहसास होता है, अगर मिस्टर लीन का तोहफा ना होता तो शायद मैं आज खुद को भी नहीं संभाल पाता। उसी पल जिक्सू मुस्कुराती है, आत्मविश्वास से भरी और दृढ़ विश्वास के साथ कहती है, अब इस शक्ति की बदौलत सब ठीक हो जाएगा। एकरमैन ने अपना हाथ उठाया और उस पल जैसे उसे एहसास हुआ, किताबों की दुकान के मालिक की छाया तले एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, हाथ मिलाया और जैसे मान लिया जो भी उसने कहा वो सब सच निकलेगा। उसी पल जिक्सू सामने आती है वो और अपनी हथेली हवा में उठाती है, मानो एक अनकहे सम्मान के लिए। दो अनजान लोग पहली बार मिले थे, लेकिन अब वो दोस्त बन चुके थे। गहरी समझ, सामंजस्य और एक साझा उद्देश्य। तभी कैप्टन आता है। वह जिक्सू के पास आता है और कहता है, हमें नक्शा मिल गया है। वह एक मुड़ा हुआ कागज थमाता है। जिक्सू उसे खोलती है और सन्न रह जाती है। यह था न्यूजिन के भूमिगत मार्गों का नक्शा, सुरंगों का वह जाल जिसके जरिए लोग बिना देखे पूरी दुनिया के नीचे से सफर कर सकते थे। वह कहती है, यह मकड़ी समूह का नया त्रुप का पत्ता बनेगा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, अपनी जरूरत की हर चीज इकट्ठा करो और सपनों की दुनिया के राक्षसों पर विस्फोटक स्थापित करो, जादुई दर्पण के अंडे को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए। एकरमैन ने वह नक्शा देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो जेब में हाथ डालता है और कहता है, मैंने सब कुछ कर दिया है जो किताबों की दुकान के मालिक ने मुझसे कहा था। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन निश्चय भरी। अब हमें सिर्फ परिणामों से निपटना है और मेरे लिए अब जाने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं एकरमैन अपने लबादे को पकड़ते हुए भविष्य के लिए तैयार खड़ा है। उसकी आंखों में चमक है और वह नए युवा नेता की ओर देखता है और कहता है, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब हम एक साथ सेना में उतरेंगे। पास खड़ी जिक्सू एक आंख मारती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, बहुत जल्द एक केस सामने आएगा सोमतेमा, जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। कैमरा अब मुड़ता है और एकरमैन की ओर आता है, जो अपने खास अंदाज में हाथ हिलाकर कहता है, मैं मिस्टर लिन की हर बात मानूंगा। वो मुस्कुराता है और मन ही मन एक फैसला करता है, मुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि किताबों की दुकान के ग्राहक हमेशा यह जाने कि वे कहाँ खड़े हैं। उसकी आंखों में एक चमक आती है, एक मिशन की झलक। वो अपने साथी की ओर देखता है और कहता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम दुकानदार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन तभी उसके बगल में एक विशालकाय राक्षस की छाया दिखाई देती है और एकरमैन कहता है, जो भी हो, हम उसकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देंगे। और फिर वो अचानक हवा में कूदता है और गायब हो जाता है। जिक्सू अब चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखें हल्की सिकुड़ती हैं और फिर वो धीमे से कहती है, अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूं। जिक्सू तेजी से मुड़ती है और अपने साथियों को आदेश देती है, विस्फोटक लगाओ, कमरे से बाहर निकलो और यकीन कर लो कि उस अंडे का एक भी हिस्सा बाकी ना बचे। कैप्टन उसकी तरफ देखता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत करो, हम इसे साफ कर देंगे। उसके साथ ही सभी लोग हरकत में आ जाते हैं, बक्से खींचे जाते हैं, मकड़ी दल के सदस्य भागते हैं और फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसी बीच मैक्स जिक्सू का पीछा करते हुए पूछता है, एक मैन हमें चेतावनी देना चाहता था, लेकिन वह गुस्से में नहीं था। वो आखिर कहना क्या चाहता था? जिक्सू की आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसका चेहरा गंभीर है। हम दोनों किताबों की दुकान के ग्राहक थे, हम दोनों की स्थिति एक जैसी थी। और फिर वो जोर देकर कहती है, आयरन विल ने एक नई बात दर्ज की है, यहां सिर्फ एक विनाशकारी आभा नहीं है, यहां दो हैं। मैक्स की आंखें डर से फैल जाती हैं, चारों ओर सन्नाटा और खतरनाक खिंचाव। जिक्सू अब एल्फिन शिकारी की ओर देखती है और कहती है, रात का पहरेदार पहले ही सब समझ चुका था। हमें नहीं पता दुश्मन कहाँ है, लेकिन खुद को बचाने के लिए अब और वक्त नहीं है। उसी पल पीछे एक जोरदार विस्फोट होता है, आग की लपटें दीवारों से टकराकर गुजरती हैं। जिक्सू कहती है, अब हम उसके कर्जदार दोगुने हो गए हैं। कैमरा पीछे हटता है और हम देखते हैं
पानी से भरी खदान जीव जिसमें मलबा गिरता जा रहा है, एक के बाद एक विस्फोट। दीवारें हिलने लगती हैं, जमीन कांपती है। जिक्सू गंभीर लहजे में कहती है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहिए और दूषित रक्त के फार्मूले को समझने के लिए किताबों की दुकान से मदद लेनी होगी। सीन कट होता है और कैमरा पानी की लहरों के ऊपर जाता है। एक हाथ लहरों के ऊपर उठता है और उसी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति सामने आता है। उसकी आकृति छाया में ढकी है, चेहरा लबादे से ढका हुआ। पानी में बहते मलबे को वह एक तक देख रहा है। वह धीरे से अपनी टोपी ठीक करता है और सोचता है, मैंने अपनी आभा पूरी तरह छिपा ली थी, फिर भी दो शिकारी मुझे देख पा रहे हैं। विली अपनी छतरी के सहारे झुका हुआ को और कह रहा है, यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यहां शिकारियों की भीड़ में भी अब प्रतिभा दिखाई देती है। उसकी आंखों में चमक है और वह धीरे से मुस्कुराता है। शायद यही वो दृश्य है जो मिस्टर लिन हमेशा देखना चाहते थे। अगले फ्रेम में विली की सोच और गहरी होती है। वो एकरमैन को याद करता है, वो आदमी जिसकी आंखों में चमक थी और जो हर समय उसे देख रहा था। यहां तक कि जब वो बोल रहा था तब भी उसकी निगाहें हट नहीं रही थी। और जाने से पहले उसने एक इशारा किया था अपनी विनाशकारी आभा की ओर। विली का हाथ कांप उठा, जैसे उस एक इशारे से उसकी आत्मा हिल गई हो। बर्फीली आभा का असर महसूस करता है और सोचता है, अगर उस भाड़े के सैनिक ने उसे पकड़ने का मिशन ठुकराया ना होता तो शायद उसके लिए मुश्किल होती। वहीं खड़ा है विली, उसकी आंखों में कुछ एक अजीब संतोष। वो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, किताबों की दुकान के मालिक से यही तो उम्मीद थी। ऐसा व्यक्ति जो बिना शोर मचाए प्रतिभाओं को खोज लेता है और उन्हें मोहरे की तरह चला देता है। विली को यकीन था, वो सौभाग्यशाली था कि उसे उस व्यक्ति से एक उपहार मिला। अचानक फ्रैंके आगे आता है, उसका चेहरा गंभीर है और हाथ हवा में उठता है। अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, वह कहता है। उसके हाथ से निकला डार्क मना और पानी हवा में उठा, एक लहर जो आगे बढ़ती है और सीधे उसके चेहरे पर गिरती है। दूसरी ओर विली अभी स्थिर, उसके हाथ में है हेलिक्स की लाश, लेकिन वो अभी रूपांतरित हो रही थी, एक मॉन्स्टर बनती हुई। विली को जल्दी थी, बहुत जल्दी। मिशन खत्म करना था किसी भी हाल में। उसी समय हैरिस की ओर कैमरा मुड़ता है। उसके मुंह से वो टेंटिकल निकल रहे हैं, डरावने और विकृत। विली मुस्कुराता है और बुदबुदाता है, इतना समय उसे उठाने में लगाया, बेकार नहीं गया। वो वास्तव में बेहतरीन सामग्री है। अब कैमरा लौटता है। विली के चेहरे पर वो पानी के बीच खड़ा है और उसकी आंखों में झलकती है वही पुरानी याद। काले जादूगर को याद आता है वो दिन जब बुक स्टोर के मालिक ने कहा था, निर्दयी बनो, ठंडी राख को फिर से मत जगने देना। और अब इस बार वो गलती दोबारा नहीं होगी। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।